डॉक्टर भरत भाई साहब, आपको क्या लगता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वापस से जाएगा पहले के स्तर जैसे खुला रहेगा, या फिर जो आपने देखा एमओयू में जो लिखा गया, जो मैंने पढ़ के आपको सुनाया, इससे अब लगता है कि इस पे ईरान अपना कंट्रोल रखेगा और हो सकता है कि 60 दिन बाद खुद के रीडेवलपमेंट के नाम पे कुछ टैक्स वसूले, और चूंकि यूएस ने वादा किया है कि आपका रीडेवलपमेंट किया जाएगा तो शायद यूएस भी ऑब्जेक्शन ना करे। लक्ष्मण जी, ऐसा है, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है, और मैं आपको बताऊं लॉन्ग टर्म क्या होगा। खाड़ी के देशों और ईरान के बीच अभी ट्रस्ट जैसे अमेरिका से कम है, इजराइल से तो बिल्कुल नहीं है, वो ही हो गया है खाड़ी के देशों से। वो सब देश सुन्नी देश है। वो देखते हैं कि ईरान ने उसको कितना ब्लैकमेलिंग किया, उसकी एक्सपोर्ट बंद हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि 2 साल में ज्यादातर ऑयल मिडिल ईस्ट से पाइपलाइन से आएगा। देखो, सऊदी अरेबिया ने लास्ट गल्फ वॉर के बाद एक लंबी पाइपलाइन बनाई थी रास तनूरा से यानुब तक। तो अभी ये भी वॉर में सऊदी अरेबिया की एक्सपोर्ट को कोई तकलीफ नहीं आई। उन्होंने अपना ऑयल पाइपलाइन से जो गल्फ ऑफ हॉर्मुज से था वो रेड सी में ला गए। यूनाइटेड अरब अमीरेट ने पाइपलाइन बनाई है अबू धाबी से फुजायरा। फुजायरा का ओपनिंग होता है गल्फ ऑफ ओमान में और अरबी समुद्र में। उन्होंने वो भी बता दिया कि उन्होंने दूसरी पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है और 2027 में यूनाइटेड अरब अमीरेट की दूसरी पाइपलाइन आ जाएगी, तो उसका सब तेल जाएगा गल्फ ऑफ ओमान से। इसी तरह इराक ने भी अपनी पाइपलाइन है अभी, लेकिन वो छोटी है, कभी 7 लाख बैरल की है। उन्होंने भी बड़ी पाइपलाइन बनाने का ऐलान कर दिया है। तो इराक का क्रूड ऑयल, कुवैत का क्रूड ऑयल शायद जाएगा इराक से और वहां से मिडल ईस्ट से और सऊदी अरेबिया से। फिर ये क्या होगा कि मेरा ख्याल है कि 2 साल के बाद 80% ऑयल जो निकलता है गल्फ खाड़ी से वो पाइपलाइन से जाएगा, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इंपॉर्टेंस कम हो जाएगा। इसी तरह गैस, नेचुरल गैस जाएगा सऊदी अरेबिया से। ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरेट, उनका महत्व बढ़ जाएगा क्योंकि उनके जो पोर्ट है वो खुलते हैं गल्फ ऑफ ओमान से, उनको जाना नहीं पड़ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। हाँ, जो फर्टिलाइजर है और दूसरे हैं वो शायद और रेल लाइन भी बनाएंगे नहीं, क्योंकि कतार से और कुवैत से रेल लाइन से ले जाएंगे, फिर सऊदी अरेबिया से लाएंगे, यूएई और ओमान से। तो ये जो महत्व है अभी गल्फ ऑफ हॉर्मुज का, और मेरे बात सुन लो, 2-3 साल में 20% हो जाएगा। हाँ, कार्गो शिप जाएंगे। अब ओमान तो बोल रहा है कि नहीं, हम उसके साथ सहमत नहीं होंगे। गल्फ के जो देश है वो भी बोलते हैं कि हम टोल को साथ सहमत नहीं है। तो देखना पड़ेगा कि ईरान बोलेगा कि नहीं, आपको टोल देना पड़ेगा, ओमान बोलेगा कि नहीं, हम उसके साथ सहमत नहीं है। देखते हैं क्या चलता है। मेरा ख्याल है कि जो 60 दिन का है शायद 2 साल हो जाएगा। एवरी 60 डेज वो एक्सटेंड करेंगे क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। ये इसमें लिखा भी है कि अगर एग्रीमेंट नहीं होता तो हम लोग इसको एक्सटेंड करेंगे, लेकिन आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का फ्यूचर कैसा रहने वाला है और स्थायी समाधान क्या निकल कर आ रहा है। मैं दीपिका आपसे एक सवाल पूछूं, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा, चूंकि आपने इस पूरे रीजन के लिए काफ़ी आपने रिसर्च भी किया था। आपकी किताब में देख रहा था, बिटवीन सर्वाइवल एंड स्टेटस, जो आपने लिखा है जियो पॉलिटिक्स ऑफ ईरान का। आपको लगता है कि इस घटना के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बहाने ईरान और उस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास सीमा से सटे हुए जो देश हैं वो अपनी स्थिति को मजबूत करने के तौर पर इस्तेमाल करेंगे? देखिए, ये जो 2 वॉर जो हुए हैं उसका एक जो ईरान की जो अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हुई है वो ये है कि न इंटरनेशनल लॉ न कोई एग्रीमेंट ईरान को सिक्योरिटी प्रदान कर सकता है, बल्कि ईरान का जो अपना लेवरेज है, जो उसकी जियोपॉलिटिकल जो वेपनाइज जो किया है, वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एसेट के तौर पे देख रहा है। तो मेन मुद्दा यहाँ पर ईरान के लिए टोल का नहीं है। मेन मुद्दा ये है कि ईरान का जो सॉवरेन राइट है, जिस तरह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक इंटरनेशनल स्ट्रेट है, उसको इंटरनेशनल स्ट्रेट से
सॉवरेन मैनेज्ड स्टेट, रीजनली मैनेज्ड स्टेट ईरान स्थापित करना चाहता है। और जो एमओयू से जो निकल के आ रहा है, एक हद तक अमेरिका ने उसको मान भी लिया है, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जो नैरोएस्ट पॉइंट है वो 24 माइल से, नॉटिकल माइल से कम है। तो अनक्लॉस के हिसाब से वो एक एम्बिग्विटी है कि ये टेरिटोरियल वाटर्स के भीतर है, तो एक सॉवरेन मैनेजमेंट रेजिम वहां पे एस्टैब्लिश की जा सकती है। तो ईरान का जो ये पॉइंट है कि ईरान के एक लॉन्ग टर्म लेवरेज स्ट्रेट पे स्थापित किया जाए, वो मुझे लगता है ईरान उससे हटेगा नहीं, और अमेरिका ने ऑलरेडी उसको एक हद तक मान लिया है। ओमान टोल के खिलाफ है, लेकिन ओमान और ईरान दोनों के बीच में बातचीत चल रही है कि किस तरह से एक मैनेजमेंट रिजीम वहां पर स्टैब्लिश की जा सकती है। उसमें यह है कि कुछ फीस वो उस पर लगा सकते हैं पोल्यूशन या नेविगेशन गाइडेंस के नाम पर, और ऐसा और भी कई स्टेट्स में होता है, इसके एग्जाम्पल्स हैं, पर ये टोल नहीं होगा। तो ये ईरान की एक कुछ फीस यहाँ पे लगा सकते हैं। ये कुछ निकल के आई है कि कोई एग्रीमेंट का कोई वैल्यू नहीं है, ट्रस्ट यहाँ पर बिल्कुल नहीं है, तो ईरान को अपना लेवरेज यहाँ पर मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अगर आगे दोबारा से युद्ध न हो, दोबारा से कोई अटैक ईरान पे ना करे, तो ईरान के लिए ये एक लेवरेज मेंटेन करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जरूरत है। ईरान के लेवरेज मेंटेन करना काफी इंपॉर्टेंट है। इस पे दोनों लोग, कमर आगा साहब, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब, आप दोनों की राय चाहूंगा। कमर आगा साहब पहले आप। जी देखिए, कई चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो वॉर थी इसने ईरान को और मजबूत बना दिया, मिलिट्रीली बहुत स्ट्रांग, उसका एक दबदबा उस पूरे क्षेत्र में एक्सेप्ट हो चुका है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, सभी उसके साथ डील कर रहे हैं फ़िलहाल, कब तक करेंगे या नहीं। दूसरी बात ये कि सबको चिंता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अगर टोल लगेगा तो वो उसको एक्सेप्ट, उसकी मान्यता देने पे तैयार नहीं है ज़्यादातर, ख़ासतौर से क्षेत्रीय देश जितने भी हैं। और काफ़ी समय से बात चल रही है, इस युद्ध से पहले से चल रही है कि भाई ओमान से भारत तक पाइपलाइन समुंदर के ज़रिए से लाया जाए। इसके ऊपर भी काफ़ी बातचीत चल रही है कि भाई इस पाइपलाइन में और भी देश जुड़ सकते हैं, और यहाँ पे अगर आती है और यहाँ पे टर्मिनल बनता है, यहाँ से फिर वो साउथ ईस्ट एशिया और तमाम, यानी जापान, साउथ कोरिया और दूसरी जगह भी तेल पहुँचाया जा सकता है बाई सी या दूसरे मेथड से। तो ये कई एक चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये भी है कि यूएस इकोनॉमी जो है इस वक्त बिल्कुल उनको इजाज़त नहीं देती कि वो किसी लंबी युद्ध में अपने को फंसाएं, इसलिए कि आम जनता जो है वहाँ पे काफ़ी इसका अपोजिशन कर रही थी इस युद्ध का। वो चाहती थी कि जल्द से जल्द यहाँ पे अमन शांति हो, पीस हो, और अमेरिका वहाँ से विड्रॉ करे। मागा मूवमेंट भी यही बात कर रहा था। फिर उसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी में भी बहुत से लोग हैं जो ये बातें कर रहे थे। इलेक्शन भी होना है नवंबर का, प्रेसिडेंट ने जल्दी ये किए। बहुत से इशू बहुत मुश्किल हैं जो आसानी से नहीं सॉल्व होंगे। 60 दिन में तो कोई सवाल ही नहीं होता, बहुत समय लगेगा उसमें। ये है कि उसमें एक प्रोविज़न है, ये सीज़ फायर एक्सटेंड किया जा सकता है 60 दिन से आगे भी तो चलेगा। एंड ये भी है कि हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान जो है अब उसका जो बेसिक कंसंट्रेशन होगा वो मैं नहीं समझता कि वो बहुत अच्छी तरह से समझ आए कि न्यूक्लियर वेपन नहीं बना सकते, तो वो कन्वेंशनल वेपन्स में उसको और आगे बढ़ाना या उसके ऊपर काम उनका पहले से चल रहा है, उसको मैं समझता हूँ कि वो और आगे बढ़ा सकते हैं। इस वार ने यूएस के अंदर भी बहुत बड़ा खाड़ी खड़ी कर दी है और इजराइल के अंदर भी खाड़ी हो गई है, उनके अंदर भी डिवीज़न है। उनके यहाँ भी इलेक्शन होना है अक्टूबर में, तो हम लोग को वेट करना चाहिए, देखते हैं कि अक्टूबर तक इजराइल में किस तरह की गवर्नमेंट आती है। बहरहाल जो भी गवर्नमेंट आएगी वो काफ़ी हार्ड लाइनर ही होंगे, उसके अंदर शायद भले नाम कुछ और हो, इसलिए कि उनकी जो पॉलिसी है उसको वो विड्रॉ नहीं कर सकते, चाहे वो लेबनान का मसला हो या सीरिया हो या गाज़ा हो या साउथ लेबनान, वेस्ट बैंक हो, कोई सवाल ही नहीं। उन्होंने पहले ही कह दिया है पैलेस्टाइन का इशू ख़त्म कर दिया है। ग्रेटर इज़राइल की जो बात है वो वैसे ही रहेगी। अब
उसको चलते हुए मैं समझता हूँ कि ये टेंशन्स जो हैं बहुत बने रहेंगे, ख़ासतौर से ईरान और इजराइल के बीच में। और ये ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बने रहेंगे क्योंकि उस पूरे क्षेत्र में शांति बहाल करना एक मकसद था इस पूरे युद्ध का जब अमेरिका यहाँ पर आया था, लेकिन वो टेंशन बने रहेंगे। एक जो मुद्दा आपने कमर आगा साहब उठाया उस पर मैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह साहब आप अपनी राय देंगे कि क्या ईरान अब वाकई न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिशों को त्याग देगा हमेशा के लिए? कोई भी देश भविष्य में क्या करेगा ये मुश्किल होता है। मैंने आपको अभी जवाहरलाल नेहरू के भाषण का उदाहरण दिया 1957 का, जब उन्होंने कहा था न केवल मैं अपनी सरकार की तरफ से बल्कि आने वाली सरकारों की तरफ से भी वायदा करता हूं कि भारत कभी भी इस परमाणु विज्ञान का हथियारों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा। तो क्या ये बात ईरान पर लागू नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। पर मजेदार बात यह है कि आप देखें कि जून पिछले साल जब पहली बार हवाई हमले हुए थे ईरान पर, तो मुद्दा था कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देगा अमेरिका, और उसके साथ इजराइल बिल्कुल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु हथियार बनाए। पर जब दिसंबर में आप देखें कि पूरे प्रदर्शन हुए पूरे ईरान में, तो इजराइल और अमेरिका को लगा कि सत्ता परिवर्तन किया जा सकता है, रिजीम चेंज हम कर सकते हैं। तो अब जो फरवरी के अंत में जो फिर से हवाई हमले हुए और युद्ध शुरू हुआ, तो उसका उद्देश्य था कि वहां की रिजीम चेंज करने की संभावना सुदृढ़ है, इसलिए वहां की रिजीम चेंज करेंगे। और बहुत सा बड़े नेतृत्व के लोग मारे भी गए उनके पहले हमले में। पर आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम ना रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं और ना ही परमाणु अस्त्रों की, खासकर वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की बात हो रही है, और पूरी जो बातचीत हुई है, युद्ध विराम हुआ है, उसमें लगातार यही कोशिश हुई है कि किस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। तो ये भी एक बात मैं अक्सर कहता हूं कि जिस तरह से ईरान ने पिछले 2 महीने में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करके पूरे क्षेत्र का आयात निर्यात उथल पुथल कर दिया है, तो उसको क्या परमाणु अस्त्रों की आवश्यकता है भी या नहीं? क्योंकि यदि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका को बात मनवा सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल करके, तो परमाणु अस्त्र भी यही करते हैं कि दूसरे को आप डेटर करते हैं कि ये काम आप ना करें या कुछ करवाना चाहते हैं। पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बड़ी दिलचस्प अपने आप में उसकी कहानी है। 1975 में एक सीमा संधि हुई थी ओमान और ईरान की, क्योंकि जैसे दीपिका ने कहा कि ये तो टेरिटोरियल वाटर्स हैं, ये इंटरनेशनल वाटर्स नहीं है, ये दोनों देशों के टेरिटोरियल वाटर्स हैं। पर उसमें संधि में एक बाद में 80 के दशक में अरेंजमेंट हुआ कि ओमान और ईरान मिलकर किस तरह से समझ साझा करेंगे कि वहां क्या वो जो जहाजों की ट्रैफिक है, आना जाना है, या दूसरे किसी तरह का प्रबंधन वहां की या सुरक्षा रक्षा की जरूरत है, उस पर कैसे वो चीजों को आपस में तालमेल बनाएंगे। तो आज भी इस पैराग्राफ में एमओयू में वही बात दोहराई गई है कि ईरान और ओमान मिलकर तय करेंगे। अब उसमें आप देखें, ये ध्यान देना होगा कि ओमान जो है वो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज के अंदर वो पार्टी है, उसने उसको साइन किया, रेटिफाई किया। पर ईरान और अमेरिका ने साइन तो किया है, रेटिफाई नहीं किया है अनक्लॉज को, तो वो अनक्लॉज की पार्टी नहीं है। तो अनक्लॉज यहाँ लागू होगा या नहीं होगा ये हम नहीं कह सकते। इसीलिए बातचीत हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का किस तरह से प्रबंधन होगा, वो ओमान और ईरान पर आती है कि वो आपस में समझ साझा करेंगे कि क्या करेंगे। और ईरान ने लगातार कहा है कि जो कमर्शियल शिपिंग है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बिल्कुल अलाउड है, पर वो जो लड़ाकू जहाज हैं उनको उस रास्ते से नहीं जाने देगा। ये उन्होंने खासकर पिछले 3 महीने में जोर देकर ये बात बार बार दोहराई है। और क्या उसमें 60 दिन के बाद कुछ किसी तरह की फी या टोल लगाए जा सकते हैं? तो हमारे सामने उदाहरण है, देखिए, चाहे वो पनामा कनाल हो या सुएज कनाल हो, ये खास पनामा के अंदर, देश के अंदर, और इजिप्ट के पास उनकी अपनी सरकारी अथॉरिटी है कि वो वहां टोल लेते हैं जो उधर से शिपिंग क्रॉस होती है। तो यदि ये भी टेरिटोरियल वाटर है, हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तुलना नहीं कर सकते। क्यों? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तुलना पनामा सुएज कनाल से नहीं कर सकती, ये नेचुरल वाटरवेज है। और ये संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये टेरिटोरियल वाटर है, से भी इनकार नहीं कर सकते, इसका प्रबंधन करते हैं। तो क्या भविष्य में इस तरह की बात ऐसा करता हम इस चर्चा को प्रोफेसर साहब
बहुत बड़ा खतरा होगा। सबसे बड़ी बात कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रुका इसी युद्ध की वजह से थे। अब खोलने के लिए आपने युद्ध रोका फाइनली चल करके, तो अब आगे क्या होगा? अभी कह रहे थे डॉक्टर भरत बरई साहब कि फ्यूचर में समीकरण काफी बदलेंगे।